नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत का जो है चैप्टर 4 जलवायु। हम पढ़ रहे थे भारत की जलवायु के बारे में और इससे पहले हमने शुरू किया था ऋतुओं के अंदर आज हम पढ़ेंगे शीत ऋतु। हम पढ़ रहे हैं भारत के जो है जलवायु मानसून का आगमन पढ़ा हमने, उसकी वापसी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे उसमें ऋतुओं में देखिए सबसे पहले शीत ऋतु। क्या उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। सभी को पता है कि दीपावली के आसपास सर्दी धीरे धीरे तेज होना शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में आप सभी को पता होगा, दिशा सभी को पता होनी चाहिए। ये भारत का नक्शा है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। आप देखिएगा हमेशा ये हम कह रहे हैं उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर सर्दी हमेशा ही ज़्यादा पड़ती है। श्रीनगर है, हम कह सकते हैं कश्मीर है, बर्फ़ गिरती है यहाँ पे और यहाँ से ही शीतलहर टकरा कर हमारे आती है। ये जो साउथ एरिया है यहाँ पर सर्दी नहीं होती है, सामान्य टेम्परेचर रहता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि यह क्या है, समुद्र के पास में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर सर्दी। आप चले जाइए चेन्नई में कोई सर्दी नहीं होती, सामान्य 25-26 टेम्परेचर रहता है नॉर्मल। अभी शीत ऋतु में यहाँ पर कोई सर्दी नहीं है और यहाँ पर इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है, बर्फ़ गिरती है। आप सभी को पता होगा कि हिमपात होता है, यानी कि बर्फ़ गिरती है। देखिए आपको दिशा मैं फिर से बता रही हूँ, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी, थोड़ा सा पूर्वी हिस्सा, ये भी उत्तरी पूर्वी हिस्सा और हल्का सा पश्चिम यहाँ तक बहुत अत्यधिक क्या पड़ती है, ठंड का कारण है यहाँ पहाड़ है, पर्वत है, बर्फ़ गिरती है, इससे टकराते हुए हवा यहाँ तक नीचे तक आती है। चलिए आगे पढ़ते हैं शीत ऋतु। हमने पढ़ा नवंबर से लेकर फरवरी तक रहती है। भारत की बात कर रहे हैं हम। एक दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। आपको हाल ही में पता होगा अभी भी ठंड पड़ रही है, दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तापमान देखो दक्षिण से उत्तर की ओर घटने लगता है। देखो दक्षिण से उत्तर की ओर घटने का मतलब होता है ठंड बढ़ती है, तापमान बढ़ने का मतलब गर्मी बढ़ती है, ठीक है ना। और घटने का मतलब तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे 25 से फिर 20 पे आएगा, 20 से जो है 10 पे आएगा, इस तरह से। तो क्या हो जाएगी, ठंड बढ़ेगी, तापमान गिरेगा तो सर्दी बढ़ेगी। आपने देखा होगा ना सेल्सियस में होता है तापमान। अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा माउंट आबू में 0 से भी नीचे चला गया, यानी कि जमाव बिंदु। 0 क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जमाव बिंदु, यानी जहाँ पर चीज़ें मतलब पानी मोस्ट ऑफ जमने लग जाती है। देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्या करता है, तापमान घटता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच में होता है। आप सभी को पता होगा। ये यहाँ पर ये देखिए पूर्वी क्षेत्र, ये दक्षिण में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 सेल्सियस से कितना होता है, 15। उत्तरी मैदान में अपने आप ही तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। दिन में गर्म और रातें कैसी होती है, ठंडी। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर क्या होता है, हिमपात होता है। ये हमारे यहाँ पर हिमालय और हिमपात होता है, बर्फ़ गिरती है। आप सभी ने देखा होगा, स्नोफॉल देखने जाते हैं लोग बहुत सारे। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्व क्योंकि वहीं पे तो हमारे यहाँ बर्फ़ गिर रही है। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है। क्या होती है, स्थल से समुद्र की ओर। आपने देखा था सामान्य वायुदाब में जब गर्मियों के मौसम में क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर बहती है और अब यह हवाएं विपरीत बहेगी स्थल से समुद्र की ओर। इसीलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है ना भाई, सर्दियों में बारिश, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से कहाँ होती है, स्थल की ओर बहती है भाई, तमिलनाडु में। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उच्चावचन से प्रभावित होकर यह पवनें पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहने लगती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान कैसा रहता है, साफ। आप भी देखिएगा अभी आसमान पे जब बारिश नहीं हो रही तो बिल्कुल आसमान कैसा है, साफ।
तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल और परिवर्तित होती है। शिथिल यानी कि बहुत धीरे धीरे चलती। अभी कहाँ तेज हवाएं चल रही है, गर्मी में कितनी तेज तेज हवाएं चलती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विभोक्ष के अंतर प्रवाह विशेष लक्षण है। हमने देखा चक्रवाती विभोक्ष आता है, काफ़ी बार बारिश बहुत तेज होती है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया से ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। आपको पता होना चाहिए कहाँ से उत्पन्न होती है, तो हमें बताना है भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। और इसी कारण से आप सभी को पता होगा, अगर आपसे पूछा जाए मावट क्यों होती है तो पश्चिमी विभोक्ष के कारण, ऐसा आंसर होता है आपका। ये कह रहा है भारत में प्रवेश करती है और इसके कारण क्या होती है, आप सभी देखिए शीतकाल में क्या होती है, वर्षा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मावट। आपका एक क्वेश्चन बनता है मावट किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लिखना है भारत में शीतकालीन में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, महावट कहते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, पर्वतों के कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकालीन में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है, महावट काल कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए क्या होती है, बहुत उपयोगी। रबी की फसल अभी आप देखेंगे क्या क्या हमने बो रखा है, तो गेहूँ है, जीरा है, सरसों है, रायडा है, ये सारी चीज़ें। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है क्योंकि वो समुद्र के किनारे होते हैं, इसलिए कोई स्पष्ट नहीं होती। हल्का सा तापमान में गिरावट आ जाती है बस। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन आता है। हमने कहा हमारे यहाँ चेन्नई है, ये जितने भी जो है समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं वहाँ पर गर्मी न के बराबर पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु देखिए, सूर्य के उत्तर की और आभासी गति के कारण भूमंडलीय, अब हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं। भूमंडलीय के कारण ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से देखो फरवरी तक तो ठंड पड़ती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। मार्च, ये कह रहा है मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। देखो मई तक कह रहा है, हम मान लेते हैं जून तक भी होती है। 15 जून के बाद करीबन भारत में प्रवेश कर जाता है मानसून। इसलिए ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च के मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जाता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग कितना हो जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अप्रैल के मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आप सभी को पता होगा प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और हमारे राजस्थान में भी उच्च तापमान हो जाता है। गर्मियों में सबसे अत्यधिक तापमान होता है गर्म प्रदेश, 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर पश्चिमी, ये देखिए ये पश्चिमी भाग है और ये उत्तर, ठीक है। यहाँ पर भी दिल्ली है या यहाँ पर है, काफ़ी गर्मी हो जाती है यहाँ भी। और यहाँ ये तो हम राजस्थान में है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा तापमान काफ़ी बार 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। जैसे फलोदी में बहुत अधिक तेज़ी से तापमान बढ़ता है और घटता भी उतनी ही तेज़ी से है। आगे देखिए, ये कह रहा प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रवाह के कारण तापमान कम होता है, लेकिन आप अगर समुद्री किनारे के पास जाओगे वही 25-26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। वहाँ हमेशा ही सर्दी गर्मी सामान्यतः 2-3 डिग्री की गिरावट या बढ़ोतरी होती है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में क्या आ जाती है, कमी। मैंने कहा था ये विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान में वृद्धि है तो वायु दाब कम है, और अगर तापमान में कमी है तो वायु दाब अधिक है, ये विपरीत चलते हैं। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व तक दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर का पठार तक एक कम दाब का जो है लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहाँ से कह रहा है, थार के मैदान से लेकर के दक्षिणी पूर्व पटना, बिहार पटना, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से थार का, ये यहाँ से मरुस्थल यानी कि राजस्थान की बात कर रहा है, और यहाँ से कहाँ तक, पटना तक एक पूरा ही ग्रीष्म ऋतु की क्या पट्टी क्रिएट हो जाती है, यानी कि पूरी ग्रीष्म ऋतु। देखिए छोटा नागपुर तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पवन का परिक्षेपण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू
आपसे पूछा जा सकता है लू क्या होती है, तो हम कहते हैं कि ग्रीष्म काल में जो गर्म हवा जो चलती है ना उसको हम क्या कहते हैं, लू। जैसे सामान्यतः हमारे राजस्थान में बहुत तेज लू चलती है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है। आपसे पूछा जाए लू किसे कहते हैं, तो आपको कहना है ग्रीष्म काल में चलने वाली वे पवनें जो धूल भरी और शुष्क, शुष्क का मतलब होता है उनमें नमी नहीं होती है, जो कि दिन के समय भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। आप सभी को पता होगा, उत्तर फिर से बताने की जरूरत नहीं, उत्तर उत्तर पश्चिमी की बात कर रहा है, दिल्ली के आसपास ऊपर से लेकर के जो है हम कह सकते हैं राजस्थान तक क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है, शाम तक लू चलती है, शाम को 6-7 बजे तक भी आपने देखा होगा। अभी गर्मियाँ आ जाएगी कुछ दिनों में, आपको पता होगा कि लू किस तरह से चलती है ठीक शाम तक। ये कह रहा इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी होता है। लू लग जाती है, लू से व्यक्ति मर भी जाता है, इतनी खतरनाक होती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती है, क्योंकि ये तापमान को क्या कर देती है, कम कर देती है, तथा अपने साथ ठंडे समीर, समीर का मतलब होता है हवा का झोंका, समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। हिमवृष्टि का मतलब यहाँ पर होता है ओले गिरना, ठीक है। अभी भी ओले गिरे ना, वैसे ही वर्षा ऋतु में भी क्या होती है, कभी कभी जब आंधी के साथ तेज बारिश आती है तो उसमें भी ओले गिरते हैं। वैशाख के महीने में होने वाली पश्चिमी बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, काल वैसाखी। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक व केरल में प्राय पूर्वी मानसून वर्षा हो जाती है। ग्रीष्मकालीन के अंत में हमने कहा मई, हम मानते हैं मई के अंत तक यानी कि जून प्रारंभ में। आपने देखा होगा 1 जून 2 जून के आसपास क्या होता है, केरल में प्राय मानसूनी वर्षा शुरू हो जाती है और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। ये देखिए, ये रहा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ 1 जून 5 जून 5 जून, समझ में आ रहा है। यहाँ से केरल से यानी कि बारिश आनी शुरू हो जाती है और इससे क्या हो जाता है, आम जल्दी पक जाते हैं। तो आपको बताना है आम्र वर्षा किसे कहते हैं। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन देखिए, हमने पहले शीत ऋतु पढ़ी जो कि हमने कहा अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी तक रहती है। फिर हमने पढ़ा ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से लेकर लगभग मई, हम कहते हैं मई जून तक रहती है। अब हम पढ़ रहे हैं वर्षा ऋतु जो कि जून से प्रारंभ होकर उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में व्यापक पवनों को क्या करती है, आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ दाब कम होता है तो पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। इसीलिए यह दक्षिणी पूर्व व्यापारिक देखिए, आपको चित्र भी दे रखा है। व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि यह पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, मैंने ये कहा स्थल पर दाब कम हो जाता है क्योंकि तापमान अधिक होता है इसलिए, और फिर पवनें समुद्र से कहाँ चलती है, स्थल की ओर। इसीलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में क्या लाती है भाई, नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है यानी तेज, तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। देखो, हमने पीछे भी एक डायग्राम देखा था, यहाँ देखो, ठीक है। ये तो सब ठंड अक्टूबर है, पीछे हमने देखा था एक डायग्राम जिसके अंदर 1 जून से लेकर के पहुंच जाती है पवनें, यानी कि बारिश वाली। आगे देखिए, ये कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में भारत में अंततः यह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट में पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग देखो कितनी 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन के पहाड़ एवं मध्य प्रदेश में कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, यानी कि पूरे एक तरह से हम कह सकते हैं जंगल वगैरह इस तरह से होते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। उत्तरी पूर्वी भाग ये जो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर, ठीक है, आपने देखा होगा मिजोरम, आपके नेपाल, इनमें उत्तराखंड है, इनमें ज़्यादा तेज ज़्यादा भारी बारिश होती है। आगे देखिए, ये कह रहे उत्तरी पूर्वी बागमती खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित देखो मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। आपसे पूछा जाए अगर विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम के पास ही पहले चेरापूंजी था, अब ये चेरापूंजी के पास ही एक स्थान है मासिनराम,
वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। गंगा की घाटी के पूर्व में पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती जाएगी। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे यहाँ अरावली पर्वतमाला आ जाती है, इस कारण से बहुत ही कम बारिश होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद। सभी पढ़ना, काम नहीं आ रहा है किसी का, मैं इतने सारे क्वेश्चन बोलती हूँ पढ़ाते वक्त, आपको उन सभी को क्वेश्चनों को लिखना है और आंसर देना है।